जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। उसके बाद आप हमेशा के लिए इसको याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन दे दे औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन करें या तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। ठीक है, या तो दक्षिण नीति देगा या धार्मिक नीति, दोनों में से कोई एक पक्का देगा। और आपको थोड़ा सा चेंज करना, वो कहाँ पर करना वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। उसके बाद चाहे दक्षिण नीति पर दे दे, धार्मिक नीति पर दे दे, आप दोनों पर बहुत ही आसान तरीका से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपको इसको समझाने से पहले ट्रिक समझा लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में जाने के बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर ये नहीं कि आपके माइंड में पॉइंट जो याद करके गए तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता अगर आप इस ट्रिक को दे करके जाओगे तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है, ये मुगल साम्राज्य, मुगलों का साम्राज्य है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक राजा आते थे और अपना शासन करते थे। फिर जब उनका मृत्यु हो जाता था तो उसका बेटा यहाँ पर राज करते थे, फिर उसका बेटा राज करते थे, उसका बेटा राज करते थे, फिर उसका बेटा राज करते थे। ऐसे ही सबसे पहले यहाँ पर राज करने वाले जो राजा थे वो बाबर थे। उसके बाद फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही करते करते यहाँ पर अभी छठा नंबर पर कौन थे? औरंगजेब थे। पहला राजा, फिर दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, पांचवा राजा और छठवां नंबर पर जो राज करने वाला था दोस्तों वो औरंगजेब थे। ठीक है, ये जो मुगल साम्राज्य है ना दोस्तों, जैसे हम लोग अलग अलग जाति के लोग कैसे रहते हैं, वैसे ही मुगल जाति के लोग ही यहाँ पर कब्जा कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक से एक बढ़ करके राजा लोग आते जाते थे और अपना राज्य करते जाते थे। ठीक है, ये जो मुगल साम्राज्य था ना, वो इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था ना कि ये कुछ कुछ भारत का जो दक्षिण इलाका है ना वो भी इसके कब्जे में आता था। पहले की बात है, भारत का जो दक्षिण इलाका था ना, दक्षिण क्षेत्र, वो भी मुगल साम्राज्य के अंदर ही आता था। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति और धार्मिक नीति। देखिए, औरंगजेब, जब ये औरंगजेब यहाँ के राजा बनते हैं और मुगल साम्राज्य को ये संभालने का काम करते हैं, उस समय ये दो नीति लाते हैं, एक दक्षिण नीति और एक धार्मिक नीति। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक नीति क्या है? धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड। ये मुस्लिम थे। ठीक है, और मुस्लिम को ही बढ़ावा देते थे, उसके लिए ही कानून बनाते थे और उसके लिए ही सब कुछ करते थे, जिसके वजह से हिंदू जो लोग थे वो नाराज हो जाते थे। ठीक है, तो एक ये नीति के बारे में इसका पढ़ना है और एक ये पढ़ना है कि जो औरंगजेब थे ना, वो भारत के दक्षिण इलाका में कब्जा किए थे। ठीक है, और अपना वहीं पर सारा समय बिता दिए और वहीं पर उनका मृत्यु भी हो गया। मतलब इतना समय यहाँ पर वो बिता दिए कि इधर और भी देखने का काम ही नहीं किए। आखिर मुगल साम्राज्य में सिर्फ दक्षिण भारत तो ही नहीं आता था, मुगल साम्राज्य में पूरा इलाका आता था। दक्षिण भारत के अलावा और भी बहुत सारे इलाका आते थे, तो उस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने जब दक्षिण भारत पर कब्जा किया ना, तो वहीं पर इन्होंने सिर्फ ध्यान दिया, वहीं पर ध्यान दिया और इधर उधर कहीं ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, और वहीं पर इनका मृत्यु भी हो जाता है। तो इनका पढ़ेंगे दक्षिण नीति, जो इन्होंने भारत में कुछ किया। लेकिन इनका दोनों में से कोई भी जो नीति वो सफल नहीं होता है। दोनों का दोनों नीति इनको खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाता है और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन यानी खत्म यहीं से होने लगता है। क्योंकि ना तो ये नीति इसका सफल रहता है, ना तो दक्षिण नीति इसका सफल रहता है। ये दोनों नीति में इनका जीत नहीं होता है, दोनों नीति इनका पूरा बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण ये जो पूरा मुगल साम्राज्य चला रहे थे ना, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होता है, ये मुगल साम्राज्य इतना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था और उस समय एक अकेला राजा राज करते थे। अब धीरे धीरे अलग अलग राजा आकर के यहाँ पर अपना अपना हिस्सा लेने लगे, बंटवारा करने लगे, मतलब इसको छीनने लगे। ठीक है, नोचने लगे, ऐसे आप समझिए। अब आगे बढ़ता है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे इसका दक्षिण नीति दे दे, चाहे तो इसका धार्मिक नीति दे दे। ठीक है, सबसे पहले भूमिका देखते हैं। औरंगजेब जो था ना, वो मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। यानी जो ये औरंगजेब थे ना, वो ये मुगल जो साम्राज्य है ना, इसका ये छठवां नंबर पर थे। इसके पहले भी कई राजा यहाँ पर अपना राज कर चुके थे। ठीक है, ये छठा नंबर पर आते थे और ये औरंगजेब शक्तिशाली थे। अंतिम शक्तिशाली बोला गया, अंतिम का मतलब है इसके बाद भी सातवां नंबर, आठवां नंबर, नौवां नंबर पर राजा आए, लेकिन उसके बाद सारे राजा कमजोर होते गए। तो मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा आए, उनमें से औरंगजेब इसका शक्तिशाली राजा के रूप में लास्ट था। इसके बाद कोई भी और राजा शक्तिशाली नहीं आए। उसने 1658 यानी जो औरंगजेब है ना, वो मुगल साम्राज्य पर 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल सबसे लंबा था, इसी का शासनकाल सबसे ज़्यादा लंबा था। लेकिन उसकी दक्षिण नीति और धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के बजाय उसको और कमज़ोर कर दिया। यानी जो
औरंगजेब दो नीति लाया था ना, दक्षिण नीति और धार्मिक नीति, इससे उनको और मजबूत होना चाहिए औरंगजेब को, लेकिन औरंगजेब और मजबूत नहीं हुआ बल्कि और कमज़ोर होते गया, यानी खुद ही पैर पर वो कुल्हाड़ी मार दिया ये दो नीति बना करके। इन नीतियों के कारण अनेक विद्रोह हुआ, ये जो दो नीति बनाया ना इसके कारण से बहुत सारे विद्रोह हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, आर्थिक संकट बढ़ गया। आर्थिक संकट मतलब वहाँ पर पैसों धन दौलत की कमी पड़ गया, और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुआ। धीरे धीरे मुगल जो साम्राज्य था, ये पूरा पूरी जो साम्राज्य था, जो हर एक राजा के बेटा चलाते आ रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। आगे देखिए, जहां एक तरफ उसकी धार्मिक नीति ने साम्राज्य के भीतर आंतरिक असंतोष को जन्म दिया, यानी जो वो धार्मिक नीति अपनाए थे ना, इससे वहां के उसके अंदर की जनता लोग ही नाराज हो गए, क्योंकि मुस्लिम लोग को बढ़ावा देते थे और हिंदुओं लोगों को बढ़ावा नहीं देते थे, जिसकी वजह से वहाँ के जनता नाराज हो गए हैं, है ना। तो धार्मिक नीति से वहाँ के आंतरिक असंतोष को जन्म दिया, मतलब वहाँ के लोगों में संतोष की भावना उत्पन्न नहीं हुआ, लोग नाराज हो गए हैं, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें दक्षिण नीति, तो इससे साम्राज्य को आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर कर दिया। क्यों? दक्षिण नीति मतलब क्या, ये जो भारत के दक्षिण इलाका पर कब्जा कर दिए थे, ठीक है। तो इतना सालों तक वहाँ इन्होंने समय बिताया कि खर्चा भी तो बढ़ा, जैसे सैनिक को लड़ने के लिए उनको सैलरी देना, ठीक है। तो इतना सारा उन्होंने वहाँ पर समय ही बिता दिया ना कि उनका जो साम्राज्य था ना, उनका आर्थिक मतलब पैसों की कमी होने लगा, सैनिक रूप से वो कमज़ोर होने लगा। मतलब सेना लोग को जब सैलरी नहीं मिलेगा तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। और सेना को नया नया तरीका बताने छोड़ के वैसे ही पुराने तरीके पर चल रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब कुछ इनका कमज़ोर पड़ने लगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो इतना ही समय बिता दिया कि इतना समय बिताना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से सारा पैसा वैसा सब खत्म होने लगा। अब सैनिक को क्या देंगे, उनको भी तो सैनिक को टाइट रखने मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की खर्च करना पड़ता है। तो धीरे धीरे यहाँ के सेना आर्थिक स्थिति सब कमज़ोर होते चल गई, ठीक है। आगे देखिए, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये दोनों नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बनी। मतलब यही दो जो नीति है, जो कि औरंगजेब ने धार्मिक नीति और एक जो दूसरी तरफ दक्षिण नीति बनाए थे, यही दो नीतियां इन्होंने ला करके सही नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारा और मुगल साम्राज्य का पतन, मतलब मुगल साम्राज्य यहीं से खत्म होना शुरू हो गया। आगे औरंगजेब की नीति देखिए, औरंगजेब की दो नीति था, एक धार्मिक नीति और एक दक्षिण नीति। हम यहाँ पर धार्मिक नीति लिखें और दक्षिण नीति लिखें। अगर आपके एग्जाम में धार्मिक नीति पर आ जाता है तो सबसे पहले आपको धार्मिक नीति लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको दक्षिण नीति का चर्चा कर देना है। अगर क्वेश्चन दक्षिण नीति पर आता है तो पहले आपको दक्षिण नीति लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का धार्मिक नीति पर चर्चा कर देना है। बस यही एक छोटा सा पॉइंट चेंज करना था, ठीक है। अगर धार्मिक नीति पर आता है तो पहले धार्मिक नीति के बारे में बताना है, अगर दक्षिण नीति के बारे में आएगा तो पहले आपको दक्षिण नीति के बारे में बताना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक नीति, जो धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है। अकबर ने देखो अकबर क्या है ये, तो अकबर पहले राजा थे, ठीक है। अकबर पहले राजा थे, यानी कि जो मुगल साम्राज्य है ना, इसके जो पहले टाइम में जो राजा आए थे उसी का नाम था अकबर। वो जब आए थे तो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ मिला करके चल रहे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब आते हैं ये सिर्फ मुस्लिमों को साथ लेना शुरू करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अकबर ने जिस सुलह ये कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांति करना, और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का शुरुआत की थी। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्म को एक जैसा देखना, सभी धर्म को बराबर अधिकार देना, ठीक है। तो अकबर जो थे ना, वो सभी धर्मों को एक जैसा, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब ने उससे बिल्कुल विपरीत नीति अपनाया, उससे उल्टा नीति अपनाया, वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, यानी एक बहुत ही वो कट्टर मुसलमान था, ठीक है। और भारत को दार उल इस्लाम का जगह मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस्लाम का देश में बदलना चाहता था। मतलब अकबर जो था वो ये चाहता था कि पूरे देश में शांति बना रहे, धार्मिक सहिष्णुता की नीति रहे, धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्म को समान किया जाए। लेकिन उसी के विपरीत औरंगजेब जो थे ना, वो क्या करते थे, मुस्लिमों के पक्ष में थे और वो भारत को मुस्लिम का देश बनाना चाहते थे, ठीक है। हर कुछ दबदबा जो होता है वो मुस्लिमों का करना चाहते थे ये। तो धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में विवाद होने लगा। आगे देखते हैं धार्मिक नीति का मुख्य कदम, यानी कि मुख्य कदम मतलब कार्य, कि धार्मिक जो नीति था इसका मेन कार्य क्या था। तो सबसे पहला जजिया कर को फिर से लागू करना, ठीक है। देखते हैं कि इन्होंने जब धार्मिक नीति अपनाया तो धर्म में क्या क्या बदलाव किया। तो सबसे पहले जो जजिया कर था उसको फिर से लागू कर दिया। ये देखो, जजिया कर वो कर था दोस्तों जो हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो जो अकबर आए थे ना उस समय, तो अकबर ने क्या कर दिया था, जो अकबर राजा थे वो इस नीति को हटा दिए थे,
कि सिर्फ हिंदुओं से ही कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर से जब ये औरंगजेब आते हैं ना, तो फिर से जजिया कर को लागू कर देते हैं। अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने उन्हें हिंदुओं पर दोबारा लगा दिया, है ना, हिंदू पर उन्हें दोबारा लगा दिया कि हिंदू अब क्या देंगे, टैक्स देंगे। इससे हिंदू जनता में भारी क्या हुआ, आक्रोश फैला, मतलब हिंदू के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ। मंदिरों को तोड़ना, औरंगजेब जैसे ही आया ना, जितने भी सारे हिंदू के मंदिर बने हुए थे, सभी को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दिया। काशी के जो विश्वनाथ मंदिर था, मथुरा के केशवराय मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर था, ये कई सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर था जिसको तोड़ने का आदेश दे दिया इन्होंने। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदू के कई सारे ऐसे अलग अलग जगहों पर मंदिर था जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया। आगे है त्योहारों और प्रथाओं पर रोक। बहुत सारे ऐसे त्यौहार और प्रथाएं जिस पर इन्होंने रोक लगा दी हैं, हिंदुओं के त्यौहार और प्रथाओं पर। दरबार में संगीत पर रोक लगा दिया गया। जो संगीत होता था ना दरबार में, राजाओं के जो दरबार में संगीत लगता था, उस पर इन्होंने रोक लगा दिए। अब संगीत करने वाले को रोजगार छीन गया, जहाँ से पैसा वो लोग कमाते थे। अनेक हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों से हटा दिया गया। जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे ना हिंदू लोग, यानी बड़े बड़े जॉब जो करते थे हिंदू के लोग, उसको हटा दिया गया वहाँ से। इस्लामी कानूनों को अधिक महत्व दिया गया, और इस्लामी यानी कि जो मुस्लिम कानूनों को सबसे अधिक महत्व दिया गया, ठीक है। और जितने भी कानून बनाया जाता था वो मुसलमानों के पक्ष में रह करके ही बनाया जाता था, जिससे वहाँ की हिंदू जनता नाराज हो जाती थी। सरकारी नौकरियों में भेदभाव, जो सरकारी नौकरियाँ होता था ना, उसमें भी वो भेदभाव करते थे। उच्च पदों पर हिंदुओं की संख्या कम कर दी गई, यानी जो सबसे ऊंचे ऊंचे पद होते थे ना, ऊंचे ऊंचे नौकरी होता था, उसमें हिंदुओं की संख्या कम कर दिया गया। और धर्म परिवर्तन करने वालों को नौकरियां और इनामों में प्राथमिकता दी गई। और जो हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे, या तो कोई दूसरे जाति जो मुस्लिम बन जाते थे, मुस्लिम जो धर्म है उसको अपना धर्म मान लेते थे, मतलब अपना धर्म को बदल लेते थे मुस्लिम धर्म में, तो इससे राजा को अच्छा लगता था, तो उसको नौकरी भी देते थे और इनाम भी देते थे। सोचिए, ये धर्म के पीछे लगे हुए थे, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा पाए अपने साम्राज्य को। आगे देखते हैं धार्मिक नीति के परिणाम। आखिर धार्मिक नीति के लिए इन्होंने इतने सारे नीति बनाया, मंदिरों पर रोक, तो त्योहारों पर रोक, तो नौकरियों पर रोक, तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसके दो परिणाम हुआ, थोड़ा सा सकारात्मक, मतलब अच्छा, नकारात्मक भी। सकारात्मक ये रहा दोस्तों कि कट्टर मुसलमान वर्ग का समर्थन मिला। देखिए, जो मुसलमान वर्ग था ना, वो चाहते थे कि हम ही को समर्थन मिला, और उसी को समर्थन मिल रहा था। इस्लामी कानूनों के पालन पर विशेष बल दिया गया, और हिंदुओं के कानून पर नहीं, बल्कि इस्लामी कानूनों के पालन पर विशेष बल दिया। मतलब जो कानून मुसलमानों के पक्ष में था, इस्लामों के पक्ष में था, उन पर अधिक बल दिया गया। ये मुसलमानों के लिए अच्छा था, लेकिन बुराई तो था हिंदुओं के लिए। नकारात्मक पक्ष, हिंदुओं में असंतोष बढ़ा, लोगों के अंदर दुखी की भावना उत्पन्न हुआ। जाट, सिख, राजपूत और मराठों के विद्रोह तेज हो गए। ये अलग अलग जाति के लोग थे, ठीक है। ये जाति को भी औरंगजेब नहीं छोड़े, ठीक है। तो ये सारे जाति को भी जब औरंगजेब नहीं छोड़े, तो ये सब जाति भी क्या थे, औरंगजेब से नाराज थे। धार्मिक सहिष्णुता की नीति समाप्त हो गई। जो पहले के राजा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, सबके लिए कानून बराबर है, और इस नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया, और मुसलमानों के ही पक्ष में सारा कानून बनाने लगे। हिंदू मुस्लिम संबंध खराब हो गया। पहले तो हिंदू और मुस्लिम का संबंध अच्छा था, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद हिंदू और मुस्लिम का संबंध, दोस्ती जो था, वो सब खत्म हो गया। साम्राज्य की एकता कमजोर हो गई। पहले मुगल साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते थे, लेकिन अब इसी में से हिंदू अलग हो जा रहे हैं, मुस्लिम अलग हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा साम्राज्य था, जो एक था, अब उसमें कमजोरी होने लगा। अब एक नहीं रहे, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए। जनता का विश्वास शासन से कम हो गया। शासन मतलब उस राजा से, यानी जितने भी सारे जनता थे ना, उनका विश्वास धीरे धीरे औरंगजेब से कम होने लगा। यानी जो इन लोगों को उम्मीद था कि हमारे लिए राजा ये कुछ करेंगे, धीरे धीरे विश्वास खत्म होने लगा। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण नीति। दक्षिण नीति देखिए क्या है, वही सारा चीज़ें जो मैंने इसके पहले देखा। औरंगजेब की दक्षिण नीति को दक्षिण का नासुर कहा जाता है। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है एक नंबर में दे दे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण का नासुर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दक्षिण में ही बहुत सारा समय बिताए थे, ठीक है। अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष तक, क्योंकि उन्होंने 1681 से 1707 तक शासन किए थे, तो लगभग 25 वर्ष तक उसने दक्षिण भारत में ही बिता दिया। मतलब 25 वर्ष तक, जरा सोचिए, 25 वर्ष तक इन्होंने दक्षिण भारत में ही बिता दिया। इसी की वजह से और दूसरे क्षेत्र पर ये ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण
इनका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा और वहीं दक्षिण भारत में ही इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब ने अपने शासन काल में दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। देखो औरंगजेब जो थे ना, वो दक्षिण भारत में 25 साल तक शासन किए, तो वैसे थोड़ी नहीं, वहाँ के जो मजबूत मजबूत राज्य था यानी क्षेत्र था, भारत के दक्षिण में जो मजबूत मजबूत क्षेत्र था ना, उस पर ये अपना अधिकार जताना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि पूरे भारत में यानी पूरे के पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, यानी हमारा जो साम्राज्य वो पूरे भारत में फैल जाए। ये अपना साम्राज्य को भारत के हर एक इलाका में फैलाना चाहते थे। इसीलिए दक्षिण भारत में इतना सालों तक समय बिताएं कि भारत के धीरे धीरे करके हर एक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों को अपने अधीन करना चाहते थे ये, माने जो दक्षिण भारत के जितने भी सारे शक्तिशाली क्षेत्र थे ना, उसको वो अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इतना सारा समय बिता दिए। इसका बुरा परिणाम भी रहा। भले भारत के कुछ सभी क्षेत्रों को नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को तो ये इन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन जब तक इधर जीत हासिल की तब तक उधर के क्षेत्र इनका बर्बाद हो गया, लूट गया। दक्षिण नीति का उद्देश्य देखते हैं कि ये जो दक्षिण नीति बनाए थे इसका क्या उद्देश्य था। दक्षिण नीति कहाँ बनाए थे, भारत में। तो इसका उद्देश्य क्या था, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना। इसका यही उद्देश्य था कि पूरे के पूरे भारत में हमारा ही साम्राज्य का क्या हो, विस्तार हो और सभी हमारे ही अंदर मिल जाए। मराठा साम्राज्य की शक्ति को समाप्त करना। उसी समय एक और साम्राज्य था दोस्तों, मराठा साम्राज्य। जैसे इधर मुगल साम्राज्य में एक से एक राजा आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, फिर दूसरा राजा आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, फिर तीसरा राजा शासन कर रहे हैं, वैसे ही एक और वहाँ पर साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य। जैसे हम लोग कैसे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, वैसे वहाँ पर मराठा साम्राज्य भी था। तो उसको भी ये अपने अंदर लाना चाहते थे औरंगजेब, उसको भी समाप्त कर देना चाहते थे और वहाँ पर अपना साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। बीजापुर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत पर अधिकार करना, ये दो ऐसे सल्तनत है दोस्तों जो यहाँ इन सारे क्षेत्रों पर भी वो कब्जा करना चाहते थे औरंगजेब। तो अगर नाम याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ जाएंगे। दक्षिण के राज्यों से कर प्राप्त करना, ये चाहते थे कि जो भारत के दक्षिण इलाके में जितने भी सारे क्षेत्र हैं ना, वहाँ पर कब्जा करें और वहाँ पर अपना टैक्स वसूली करें, इसीलिए कब्जा करना चाहते थे। मुगल शासन को अस्थायी और मजबूत बनाना, यानी देखिए ये जो औरंगजेब थे वो मुगल साम्राज्य के थे, मुगल शासक था ये, मुगल राजा था ये। तो मुगल राजा को अस्थायी मतलब हमेशा के लिए और मजबूत बनाना चाहता था, ताकि अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे तो हमारा मुगल साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। उसी को बोलते हैं अस्थायी, यानी हमेशा के लिए बना रहना। और ये मजबूत करना चाहते थे अपने साम्राज्य को, जिसका नाम था इसका मुगल साम्राज्य। तो ये अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जा में करके। आगे देखते हैं दक्षिण नीति की सफलताएं। सफलताएं मतलब सकारात्मक चीजें कि दक्षिण नीति कहाँ तक इसका सफल रहा। तो बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल स्थापित हुआ। देखो इन्होंने जो पहले से ही कब्जा करना चाहता था बीजापुर और गोलकुंडा में, वहाँ पर इन्होंने अपना शासन कर भी लिया, उस क्षेत्र को ये अपने अंदर मिला भी लिए। यहाँ पर इनका जीत हासिल हुआ। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल पहले से अधिक बढ़ गया। अब जितना पहले मुगल साम्राज्य का क्षेत्र था उससे कहीं अधिक बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने दो और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण किले नगर मुगलों के अधिकार में आ गए। अब देखो दक्षिण भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, किले थे और ऐसे कुछ नगर थे, क्षेत्र थे जो मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, यानी राजा जीत लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। अब ये ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ ही समय के लिए औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य में ये सारे क्षेत्रों को दबा के रखा, ज़्यादा समय तक नहीं। ठीक है, वही बताइए कि कुछ ही समय के लिए मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी, बाद में ये इसका मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। यानी इसका जो जीत होता है ना, वो कुछ ही समय के लिए होता है। अब देखते हैं दक्षिण नीति की असफलताएं, नकारात्मक चीजें। ठीक है, कहाँ पर इनको दिक्कत होता है। मराठों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका, यानी और भी जो दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य के जो राजा थे ना, उसको ये पूरा तरीका से हरा नहीं पाए। ठीक है, ये भी चाहते थे कि मराठा साम्राज्य को भी हरा दें और उस क्षेत्र को भी अपने अंदर कर लें, लेकिन मराठाओं को ये पूरा तरीका से हरा नहीं पाए। लंबे युद्ध से मुगल सेना बहुत कमजोर हो गई। बहुत लंबे समय तक ये जो औरंगजेब थे ना, वो अपने साम्राज्य को जीतने के लिए बहुत लंबे समय तक आज इस क्षेत्र पर कल उस क्षेत्र पर यानी लड़ाई लड़ते रहे, जिसके कारण से इनका सेना कमजोर हो गया। यहाँ की धन दौलत सारा कमी होने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके पास इतना सारा पैसा बचा नहीं खर्चा करने के लिए सेना के ऊपर, कि अब सेना लड़ाई और भी आगे लड़ सके, जिसके कारण से धीरे धीरे इनका साम्राज्य खत्म होने लगता है।
युद्ध में बहुत अधिक धन खर्चा हुआ और शाही खजाना खत्म होने लगा। देखो, औरंगजेब जो युद्ध लड़ रहे थे ना, इससे क्या हुआ पता, औरंगजेब के जो इलाका था ना मुगल साम्राज्य, इसमें धीरे धीरे सारा खजाना खत्म होने लगा, धन खर्च हो गया, सभी खजाना क्या होने लगा, खाली होने लगा। उत्तर भारत के प्रशासन पर ध्यान कम हो गया। देखो, ये भारत के दो इलाकों पर कब्जा कर रखे थे, अभी तो दक्षिण इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और इसके पहले उन्होंने उत्तर भारत पर कब्जा कर रखे थे। लेकिन जब इधर दक्षिण भारत की ओर कब्जा कर रखे थे और यहाँ 25 साल बिता दिया, तब तक उधर उत्तर भारत पर इन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब जो उत्तर भारत इसके कब्जे में था वो इसके कब्जे से हट गया, तो धीरे धीरे ये अब कमज़ोर पड़ने लगे। कई स्थानों पर विद्रोह होने लगा और कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर विद्रोह होने लगा और यह अभी विद्रोह में जीत नहीं पाए, क्योंकि इसके पास धन दौलत उतना बचा नहीं, सैनिकों जो सेनाओं थे उसके ऊपर खर्चा करने के लिए इनके पास अब उतना पैसा बचा नहीं, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। किसान लोग और जनता लोग पर करों का बोझ बढ़ गया था। ये किसानों और जनता पर अधिक से अधिक टैक्स लेते थे, तो उन लोग भी इनसे नाराज हो गए और वो लोग भी रास्ते पर उतर गए और विरोध करने लगे। युद्ध से व्यापार और कृषि को भी नुकसान पहुंचा। उस समय क्या हुआ, जब युद्ध अधिक मात्रा में हुआ तो उस समय कृषि व्यापार जो होता था सब इधर उधर तहस महस हो गया। तो ऐसे राजा को कौन चाहेगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके बाद जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। ठीक है, आने की ये जैसे तैसे करके तो मुगल साम्राज्य को चला रहे थे, लेकिन जैसे इनका मृत्यु होता है, मुगल साम्राज्य जो इतने अलग अलग क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर रखे थे, धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। आगे देखते हैं दक्षिण नीति का प्रभाव। मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब देखो, इन्होंने जो दक्षिण नीति अपनाया था ना अपने फायदा के लिए, लेकिन इनको खुद ही नुकसान हो गया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। सेना की शक्ति कम हो गया, प्रशासन कमजोर पड़ने गया। प्रशासन मतलब वहाँ के जो नियम कानून था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। मराठों की शक्ति और अधिक बढ़ गई, ये मराठे पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मराठा ही अब इनके ऊपर कब्जा करने लगे। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। मुगल साम्राज्य यहीं से धीरे धीरे खत्म होने लगा। आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पे। औरंगजेब एक परिश्रमी, साहसी और योग्य शासक था। मतलब औरंगजेब जो था ना, वो एक बहुत ही मेहनती भी थे, साहसी भी थे और एक बहुत ही अच्छे योग्य व्यक्ति भी थे, योग्य शासक थे। मतलब कोई भी क्षेत्र को चलाने लायक इसके पास ज्ञान था। लेकिन उनकी दक्षिण नीति और धार्मिक नीति सफल नहीं रहा। दक्षिण के लंबे युद्ध से मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। जो दक्षिण इलाका में लंबे समय तक इन्होंने जो युद्ध किया ना, उसके वजह से मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, मतलब पैसों की कमी, सेना की कमजोरी, ये सब होने लगा। जबकि उनकी धार्मिक नीति के कारण अनेक वर्गों में असंतोष फैला। और जो ये धर्म का नीति अपना रहे थे ना, सिर्फ मुसलमानों को ही अधिक दर्जा दे रहे थे, जिसके कारण से अलग अलग वर्ग के जो लोग थे ना, उसके अंदर असंतोष की भावना फैला, दुखी हो गए। इन दोनों नीतियों के कारण साम्राज्य की एकता कमजोर होगी। जो सभी लोग उस समय मिल के रहते थे, अब ये जो मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे और विद्रोह बढ़ने लगा। इसलिए इतिहासकार मानते हैं इस समय, इसीलिए इतिहासकार मतलब पहले के कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि औरंगजेब की ये नीति, जो दक्षिण नीति और धार्मिक नीति अपनाए थे, इसी के कारण साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण में से एक है। यानी यही दो नीति के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा, क्योंकि ये ढेर ज़्यादा अपना टांग को फैला रहे थे, जो इन्हीं को चोट लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।